तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 हमारा जनरल फिजियोलॉजी का। इसके अंदर हम लोग जीन, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक कोड, आरएनए और ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कर दे शुरू। अबे करना जल्दी। और कर रहा हूँ, बस शांत हो जाइए आराम से। जीन की बात करते हैं दोस्तों। जीन क्या होता है आप भी जानते हो। जीन फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, ठीक है। डीएनए का फंक्शनल पोर्शन होता है जिसके अंदर मैसेज या फिर हम बोल सकते हैं कोड होता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो जीन, व्हाट इज जीन? इट इज द फंक्शनल पोर्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन मैसेज और कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। ओके, तो हम अगर बात करें तो वही चीज़ दोबारा सेकंड पॉइंट में भी यही कहा गया है कि इट कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन इज कंसिडर्ड एज बेसिक हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, डीएनए आपको किससे पता है? डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। जो उसकी मोनोमर यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है। तो इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए 3 सक्सेसिव बेस पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिनको टुगेदर मिला के हम, क्योंकि 3 इन नंबर है तो हम इसको कहते हैं ट्रिपलेट या फिर कोडोन कहते हैं हम लोग। सो इन अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इट कंटेन 3 सक्सेसिव बेस पेयर टुगेदर विच आर कॉल्ड ट्रिपलेट और कोडोन। और ये हर एक कोडोन जो होता है ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ईच कोडोन कोड्स और फॉर्म कोड वर्ड इंफॉर्मेशन फॉर वन अमाइनो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक CCA, ये 3 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के एक क्या बना, ये ट्रिपलेट या फिर एक क्या है, ये कोडोन है या फिर ट्रिपलेट है। तो ये कोड करेगा एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या करेगा? ग्लाइसिन के लिए कोड करेगा। और जैसे सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल आपका आएगा GGC। जैसे ये एक ट्रिपलेट या कोडोन है, ये किसके लिए कोड करेगा? ये प्रोलीन नाम के अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, ट्रिपलेट या फिर कोडोन होता है विच इज अ 3 बेस पेयर्स एक साथ अरेंज्ड होते हैं। और इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है वो तो हम बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे पास कुल मिला के 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 20 अमाइनो एसिड्स के लिए हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं। वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, दैट्स इट, ठीक है। सो thus, each gene forms code word for a particular protein to be synthesized in the ribosome outside the nucleus from amino acid. तो जीन के पास एक कोड वर्ड होता है जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, उसका फॉर्मेशन करवाता है राइबोसोम से, ठीक है। तो बात हो गई ये। तो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है और प्रोटीन बनाया जाता है बाय द अमाइनो एसिड इन द राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। ओके, अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। देखिए, ये जो सारा टॉपिक है जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल फिजियोलॉजी में इसका मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक है ये डिटेल के अंदर आपको जानने को मिलेगा। कहाँ पर डिटेल में आएगा? बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स सारा आएगा, तो वहाँ पर ये सब कुछ डिटेल में है। बट यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं हम लोग। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट occurs because of abnormalities in an individual's genetic material या फिर जीनोम। तो किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल या जीनोम में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उससे जो डिसऑर्डर कॉज होता है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर तो हेरिडिटरी हो सकते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, और या फिर वो जीन में कोई डिफेक्ट बर्थ के बाद होने से वो हो सकता है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ईदर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं, और या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास अगर बात करें तो 2 कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं, या फिर तो जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक म्यूटेशन। सो क्या ये दोनों टर्म्स हमें बताती हैं? जेनेटिक वेरिएशन इज प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। मतलब एक जीन की कुछ अलग डिफरेंट फॉर्म है, वेरिएटेड फॉर्म है, दिस इज जेनेटिक वेरिएशन। इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अल्टरेशन और अ चेंज इन नेचर, फॉर्म और क्वालिटी। सो दिस इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है अल्टरेशन या फिर चेंज हो जाना नेचर में, फॉर्म में, क्वालिटी वाइज चेंज हो जाना जीन का, दिस इज म्यूटेशन। एंड जेनेटिक म्यूटेशन रेफर्स टू द चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद इन अ जीन।
जीन के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस लगा हुआ है, चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद इन अ जीन और क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर म्यूटेशन हो जाए, डीएनए सीक्वेंस बदल जाए, है ना, तो उसकी वजह से कोई नया कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जीन में कोई अल्ट्रेशन हो या क्रोमोसोम में कोई अल्ट्रेशन हो, उसकी क्वालिटी में, फॉर्म में या नेचर में चेंज हो जाए, जिसकी वजह से कोई नया कैरेक्टर आ जाएगा, दिस इज जेनेटिक म्यूटेशन। एंड जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? जीन का ही कोई दूसरा फॉर्म प्रेजेंट है, एक्चुअल की बजाय कोई वेरिएटेड दूसरा फॉर्म प्रेजेंट है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारे पास 4 टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो सिंगल जीन डिसऑर्डर, एक मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक होते हैं हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की, तो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, या फिर हम इनको मोनोजीनिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन या म्यूटेशन सिर्फ एक जीन का होगा, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो एक सिंगल जीन का वेरिएशन होगा, सिर्फ एक सिंगल जीन का वेरिएशन होगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन्स डिजीज, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं। सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन्स डिजीज, जिनके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग मल्टी फैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। तो मल्टी फैक्टोरियल को हम लोग पॉलीजेनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि सिर्फ जीन में म्यूटेशन होगा और मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन होगा, और साथ साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हम बात करें, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है। तो इन सब फैक्टर्स में या इन सब जो डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे डिजीज़ में, ये भी होता है कि भाई ठीक है जेनेटिक है, ओके समझ गए, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी है कि आप कैसा खाते पीते हो, कहाँ किस चीज़ पे आप ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल रहा है, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप गलत चीज़ें कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो कि कोरोनरी आर्टरीज में अगर डिपॉजिट हो गया, तो आप कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे। और वैसे ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। तो मल्टीफैक्टोरियल और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस मल्टीपल जीन का म्यूटेशन, दोनों चीज़ें होती हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एबनॉर्मेलिटीज इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज होने से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या फिर क्रोमोसोमल एनोमली, या फिर एब्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी वजह से ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, इनकी वजह से फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज आदमी में देखने को मिलती है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर तो नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में एबनॉर्मेलिटी से होगा, या फिर उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होने से। कैसे? तो इसी बेसिस पे हम लोग 2 टाइप्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को बांट देते हैं। एक तो जहाँ पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, और एक जहाँ पर न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। जहाँ पर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर वेरी कर रही है, अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम विच लीड्स टू द डिसऑर्डर लाइक chromosomal instability syndrome, group of inherited disease which cause malignancies. So in case of structural abnormality, आप याद रख सकते हो chromosomal instability syndrome, syndrome मतलब ग्रुप हो गया ना, group of diseases, so group of inherited diseases which cause malignancies in our body. So this is structural abnormality की बात हो गई। न्यूमेरिकल abnormality की हम बात करें तो ये भी 2 टाइप से है हमारे पास। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी में मोनोसोमी हो सकता है या ट्राइसोमी हो सकता है। मोनोसोमी का मतलब है एक क्रोमोसोम का एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉयड नंबर। जैसे टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है, मोनोसोमी की वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है, बात ऐसे बोल सकते हैं हम। तो टर्नर सिंड्रोम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल डिसेबिलिटीज। टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे एक क्रोमोसोम का एब्सेंस होता है फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर। ठीक है, ट्राइसोमी की बात करें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा अलोंग विद द नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल, एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ये होता है डाउन सिंड्रोम में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स पे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप जानते हो कि डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, उसके
के म्यूटेशन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर, सो दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द म्यूटेशंस इन द डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए होता है उसको आपको पता होगा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहते हैं हम लोग? नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। अब अगर आप एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो एग्जाम्पल की तरफ हम बोलेंगे केर्न्स साइरेन सिंड्रोम विच इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। क्या? केर्न्स साइरे सिंड्रोम। अब इसके अंदर केर्न्स साइरे सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? मायोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी, पैरालिसिस ऑफ द ऑक्यूलर, आंख वाली मसल्स जो होती है ना, ऑक्यूलर मसल्स, और लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच इज़ अ डिजीज विच इज करेक्टराइज बाई डीजनरेशन ऑफ रेटिना, और इसमें विजन लॉस हो जाता है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स के अंदर देखा कि ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए डिसऑर्डर्स होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन की वजह से ये होते हैं। और इसके दो एग्जांपल हमने देखे, एक तो कर्न साइरे सिंड्रोम, और ये एक दूसरा हमने देखा लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी में तो रेटिना का डिजनरेशन होता है जिससे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, और कर्न साइरे सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी एंड ऑक्यूलर मसल्स का पैरालिसिस। ठीक है, फिर हम आते हैं आरएनए पे। तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आरएनए का क्या होता है? आरएनए देखो ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड चेन्स अरेंज होती हैं। बस ये सेम, इट इज सिमिलर लाइक डीएनए, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पर इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरासिल होता है। यहाँ पे यूरासिल, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है। और दूसरा हमारे पास एक डिफरेंस है कि जैसे डीएनए में डी ऑक्सी राइबोस शुगर होता है, यहाँ पे राइबोस शुगर होता है। नॉर्मल आरएनए में राइबोस शुगर होता है। तो ये कुछ चेंजेस है जिनकी वजह से डीएनए और आरएनए कुछ अलग होते हैं। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से, इसीलिए उसको हम लोग एज अ जेनेटिक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। तो RNA is a nucleic acid that contains long chain of the nucleotide units. It is similar to DNA but contains ribose instead of D-ribose sugar. Various functions coded in the genes are carried out in the cytoplasm by RNA. DNA is formed from RNA. देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होता है वो आपको पता है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से नया डीएनए बन सकता है, एंड डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए खुद साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता, तो इसलिए डीएनए अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन कॉपी करके बैठा है, अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ कॉपी होती है एमआरएनए में, और फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस ये एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो डीएनए की कॉपीड इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में आई है उसको देख करके राइबोसोम फिर क्या करता है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दैट्स इट, बहुत इजी है। अगर डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो शुगर होता है ऑब्वियसली, कौन सी शुगर? राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे पास। इनमें से कोई भी एक हमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक बेस। प्यूरिन्स दो हैं, एडेनिन गुआनिन, और पायरामिडिन्स दो हैं, यूरासिल और साइटोसिन। यहाँ पे यूरासिल आ रहा है देखो, ठीक है, वहाँ पे थाइमीन था डीएनए के केस में, तो यूरासिल रिप्लेसेस थाइमीन ऑफ द डीएनए, इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमीन। नाउ हम आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पे। एक तो होता है एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक कोड ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू द साइटोप्लाज्म। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? डिकोड करता है जेनेटिक मैसेज को जो कि एमआरएनए में होता है, और ये अमाइनो एसिड को लेके आता है साइटोप्लाज्म से। और राइबोसोमल आरएनए जो एक्चुअली राइबोसोम में प्रेजेंट है, और क्या बनाता है? ये प्रोटीन की लाइक अमाइनो एसिड की असेंबली करके प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है राइबोसोम के अंदर। नाउ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जीन को एक्सप्रेस होने के लिए दो स्टेप्स चाहिए, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को होने के लिए दो स्टेप्स की जरूरत है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन। देखो, जीन प्रेजेंट है डीएनए में, मतलब जीन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन पहले डीएनए से एमआरएनए में आएगी, वहाँ कॉपी होगी, फिर उसके बाद में वो एमआरएनए से रुकेगी नहीं, फिर वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम के पास जाएगी, जहाँ से इससे क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जहाँ पे इससे क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये सुनो, सो gene expression is a process by which information, code word encoded in the gene, is converted into functional gene product or protein, we can say, by instruction of RNA that is used for protein synthesis.
अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये जैसा कि मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बायोकेमिस्ट्री में पूरी इसकी स्टेप्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल, ट्रांसक्रिप्शनल, मॉडिफिकेशन, सब कुछ, ये सारी चीज़ें जितना भी है ये सब आपका बायोकेमिस्ट्री में हम इसके साथ डील करेंगे। बट अभी के लिए आपको नॉर्मल पता है ना कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए बनेगा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी होना। इट इट इंडिकेट्स द कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ठीक है। सो डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंटर द साइटोप्लाज्म। इसीलिए डीएनए को एमआरएनए बनाना पड़ता है, क्योंकि डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर से पास होकर साइटोप्लाज्म में खुद नहीं जा सकता। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की पहली स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप है ट्रांसलेशन, ये सब हमें पता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए का बनना, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसलेशन में क्या होता है? बस वही बात है। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें बताता हूँ। ट्रांसलेशन आपको पता है कि एमआरएनए से भाई प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच अकर्स इन द राइबोसोम ऑफ अ सेल अंडर डायरेक्शन ऑफ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कैरिड बाय द एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए। उस जेनेटिक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोटीन बनेंगे। अच्छा, ये काम करेगा कौन? अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम कॉल्ड पॉलीसोम गेट अटैच टू एमआरएनए। देखो, एमआरएनए से जब राइबोसोम अटैच हो जाता है, वो बहुत सारे राइबोसोम की यूनिट, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। ठीक है। ओके, दैट्स इट। बाकी इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये डिटेल में बाद में आने वाला है, फिजियो में तो इतना ही काम आएगा। ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनेन्स, हॉर्मोन्स की तरह ही ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं। सो एक बार मेरे साथ बोल दो, ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक साइटोकाइंस और हॉर्मोन्स। ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली कैसे ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ कैसे करवाते हैं, सेल सिग्नलिंग कैसे करते हैं? सो दीज फैक्टर्स बाइंड विद स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल। टारगेट सेल पे जाके ये स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जिस टारगेट सेल पे आए उस सेल का प्रोलिफेरेशन, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन करवाएंगे। ठीक है। ऑफन द टर्म ग्रोथ फैक्टर इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द साइटोकाइन। हम कई बार साइटोकाइन के साथ इसको रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन से अलग होते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ग्रोइंग टिश्यू की सेल्स पर एक्ट करते हैं, लेकिन जो साइटोकाइंस होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं विद द इम्यून सिस्टम एंड द हिमेटोपोइटिक सेल। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया। तो साइटोकाइन अलग है, ग्रोथ फैक्टर्स अलग है। ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोइंग टिश्यू के सेल्स पे एक्ट करते हैं, और साइटोकाइन स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम पे और हिमेटोपोइटिक सेल्स पे काम करते हैं। ठीक, ओके। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं, विच एक्ट एज सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक साइटोकाइंस एंड हॉर्मोन्स। ओके। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दे दो इसके। तो बहुत सारे हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, न्यूरोट्रोफिन्स, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है? किडनी से। किडनी बनाती है, और ये काम क्या करता है? आरबीसी फॉर्मेशन और उसका रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। थ्रोम्बोपोइटिन, वैसे ही ये भी किडनी से आता है। इसका काम क्या होता है? बताओ क्या काम होता है? थ्रोम्बोपोइटिन का क्या काम होता है? तो ये क्या कराता है? प्लेटलेट का प्रोडक्शन कराता है। थ्रोम्बोपोइटिन प्लेटलेट का प्रोडक्शन कराता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये हमारे पास दो होते हैं। एक तो इंसुलिन लाइक, रुको इसको मिटा देते हैं पहले, हम लोग ये समझते हैं अच्छे से। दो होते हैं हमारे पास, एक तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है वो लिवर से प्रोड्यूस, दोनों ही एक्चुअली किससे प्रोड्यूस होते हैं? लिवर से आते हैं हमारे पास। और जो ग्रोथ फैक्टर 1 होता है वो स्पेसिफिकली हम बोलें तो ये क्या कराता है? बोन ग्रोथ कराता है, बोन की ग्रोथ कराता है। और ये जो ग्रोथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है, ये स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है फीटस की ग्रोथ में। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द फीटस, इट इज द स्पेसिफिक फंक्शन। ओके। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, आप देख रहे हो ना खुद। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बाद एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द केराटिनोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड कैंसर सेल।
ठीक है। हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को इनिबिट करेगा और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को इनिबिट करेगा। बेसिक fibroblast growth factor present in the blood vessel, it is concerned with formation of the new blood vessels. मायोस्टेटिन होता है हमारे पास, जो कि स्केलेटल, मायो मतलब मसल से रिलेटेड, स्केलेटल मसल में होता है, स्केलेटल मसल फाइबर्स में, इट कंट्रोल द स्केलेटल मसल ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो इसके हमारे पास दो टाइप का होता है, एक तो अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ट्रांसफॉर्मिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी मतलब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड लार्ज क्वांटिटीज इन ट्यूमर्स और कैंसरस टिश्यू में हमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले अल्फा और बीटा की बात करते हैं। जो अल्फा है, दैट इज सिक्रीटेड इन ब्रेन, केराटिनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये क्या काम करता है? ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एंड वाउंड हीलिंग में इन्वॉल्व है। और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, वो हिपेटिक सेल्स में सिक्रीट होता है, टी लिम्फोसाइट्स में और बी लिम्फोसाइट में और मैक्रोफेजेस में और मस्ट सेल में। ये क्या काम करता है? देखो, जब लीवर अटेन कर जाता है ना मैक्सिमम साइज अडल्ट्स में, तो उस टाइम पे लीवर की ग्रोथ को कंट्रोल करना, इट कंट्रोल्स द लिवर ग्रोथ बाय इनहिबिटिंग प्रोलिफरेशन ऑफ द हेपेटिक सेल। तो टीजीएफ बीटा ऑल्सो कॉजेज इम्यूनोसप्रेशन। ये कुछ फंक्शंस हो गए। तो टीजीएफ बीटा क्या करता है? एक तो इम्यूनोसप्रेशन करवाता है, एक जब लीवर, ध्यान से सुनना आनंदा दास, ध्यान से सुनना, जब जब ये हमारे पास टीजीएफ यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। जो बीटा होता है ना, वो क्या काम कराता है? जब अडल्ट्स में लीवर अपनी मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है ना, मैक्सिमम साइज में आ जाता है, तो उस टाइम पर हेपेटिक सेल के प्रोलिफेरेशन को इनिबिट करके लीवर का साइज कंट्रोल में रखना, ये काम किसका होता है? टीजीएफ बीटा यूनिट का। और टीजीएफ अल्फा जो यूनिट होती है, ये ब्रेन, केराटिनोसाइट, मैक्रोफेजेस में सीक्रेट होती है, और ये क्या काम कराती है? ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल सेल्स और वाउंड हीलिंग में, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रोथ फैक्टर क्या है? ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं बता? ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि जैसे हॉर्मोन्स है ना, अपने हॉर्मोन्स की तरह ही काम करते हैं। तो हॉर्मोन्स और साइटोकाइंस की तरह काम करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये स्पेसिफिकली ग्रोइंग टिश्यू की सेल्स पे एक्ट करते हैं। दैट्स इट। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स का टॉपिक हो गया। अब हमारा लेक्चर नंबर जो 6 आएगा, उसमें हम लोग सेल डेथ को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? हम सेल डेथ डिस्कस करेंगे। ये भी ज़्यादा बहुत कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सेल डेथ बहुत ईजी है, कोई इससे आपको ऐसा नहीं होगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया, क्या बता दिया। तो ये हम अपना रहेगा सेल डेथ, ठीक है। और सेल्यूलर अडेप्टेशन, स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद तो हम सेल जंक्शंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।